गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम 22 और 23 दिसंबर के करंट अफेयर्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जैसा कि कल क्लास आपकी ऑफ थी, इसलिए हम 2 दिनों का यानी कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर से संबंधित जितने भी न्यूज़ रहे हैं, जितने भी इवेंट्स रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें के करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रही सीन नदी किस देश में स्थित है? रूस में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर ब्राज़ील में? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा, यानी कि फ्रांस में सीन नदी स्थित है। और बहुत से लोगों को पता होगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो इसी सीन नदी के किनारे स्थित है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो सीन जो है वो उत्तरी फ्रांस में बहने वाली एक नदी है और इसका उद्गम देख लीजिए डिजोन के उत्तर पश्चिम के कम्यून यानी कि मध्यवर्ती पठारी क्षेत्र में इसका जो है इसका उद्गम वहाँ से होता है। और ये नदी कहाँ पे गिरती है फ्रेंड? इंग्लिश चैनल में गिरती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए, ये आपका मैप है किसका? फ्रांस का है। और यहाँ पे देखिए आपको सीन नदी दिख रही है, ठीक है। ये सीन नदी है जिसके किनारे पे देखिए फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। और यहाँ से देखिए डिजोन से ये नदी निकल रही है और कहाँ पे गिर रही है? इंग्लिश चैनल में गिर रही है। इंग्लिश चैनल देखिए फ्रेंड किसको किसको अलग कर रहा है? ये यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को अलग कर रहा है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे कौन सा सी स्थित है जिसको ये इंग्लिश चैनल जोड़ता है, ठीक है। आप मुझे इसके बारे में बताइए। तो ये था आपका, देखा जाए तो हमने सीन नदी के बारे में देखा। आइए देखते हैं सीन नदी के बारे में और क्या तथ्य है। इसकी लंबाई देखिए 177 किलोमीटर है। हम सीन नदी के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों ये हाल ही में चर्चा में रही है? तो इसका कारण ये है कि वर्ष 2024 का जो ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? पेरिस में होने वाला है, ठीक है। 26 जुलाई 2024 पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और इसी नदी के किनारे जो है इस 2024 पेरिस जो है ओलंपिक का आयोजन होगा। इस ओलंपिक में देखा जाए 2200 से अधिक देशों के एथलीट और अधिकारी पेरिस में पोंट डी ऑस्टरलिस और पोंट डी इना पुलों के बीच 6 किलोमीटर लगभग 4 मील की दूरी वो तय करेंगे, ठीक है। तो 2024 का जो ओलंपिक होगा कहाँ पे होगा? फ्रांस में होगा। 2020 का चूंकि नहीं हो पाया था तो 2021 में आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। 2028 का जो ओलंपिक होगा फ्रेंड कहाँ पे होगा? अमेरिका में होगा। अमेरिका में कहाँ पे होगा? लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 का ओलंपिक कहाँ पे होने वाला है? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि तमिलनाडु ने तमिल थाई वज्जू को राज्य गीत घोषित किया। इस गीत को संगीतबद्ध किसने किया? MS विश्वनाथन, वेंकनाडु स्वामी, अरविंदम नीलकंठन या फिर ए मुत्तुलिंगम? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो राज्य गीत घोषित किया गया, जिसका जो गीत का देखिए नाम क्या है? तमिल थाई वज्जू, उसको जो संगीतबद्ध किया गया है वो किया गया है MS विश्वनाथन के द्वारा किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु की जो सरकार ने तमिल थाई वज्जू गीत को राज्य गान घोषित किया है और इसे जितने भी जो शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों के सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाए जाने को कहा है, ठीक है। तो जो कि फ्रेंड ये फैसला आपको पता होना चाहिए, जो तमिलनाडु सरकार ने जो इस जो तमिल मातृभूमि की प्रशंसा में ये जो गाया जाने वाला गीत है जिसका नाम है तमिल थाई वज्जू, इसको जो कि अपना राज्य गीत घोषित किया है। और जितने भी वहाँ पे और लोगों को ये निर्देश दिया है कि जब इस गीत को गाया जा रहा हो, जब इसका गायन किया जा रहा हो, तो इस गायन के दौरान वहां पे जितने लोग मौजूद हैं उनको खड़ा होना होगा। ये फैसला सरकार का तब आया जब वहां के जो है मद्रास उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में मद्रास के उच्च न्यायालय ने ये बात कहा कि जो तमिल थाई वज्जू जो है वो केवल एक प्रार्थना गीत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो केवल एक प्रार्थना गीत है, कोई राष्ट्रगान नहीं है। इसलिए जब भी इसे गाया जा रहा हो तो हर किसी को खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले के बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन, ठीक है। MK स्टालिन ने कहा कि ये जो 55 सेकंड का जो गीत है, ध्यान रखिएगा ये भी 55 सेकंड का है। 55 सेकंड का जो गीत है जिसको गाए जाने के दौरान सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगजनों को छोड़ करके बाकी सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए।
और जितने भी राज्य के जो सभी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, अन्य जो सार्वजनिक मंच है, उन पर जब किसी भी समारोह का आयोजन हो रहा हो तो उस समारोह के आयोजन की शुरुआत के पहले जो है इस राज्य गीत को गाया जाना चाहिए। ये निर्णय दिया वहाँ की तमिलनाडु के सरकार ने। ठीक है, तमिलनाडु जो है तमिल थाई वज्जू की बात करें, वज्जू तो जिसे थामिज थाई वाजुत के भी नाम से जाना जाता है, मदर तमिल का ये देखा जाए उद्गम है, ठीक है, के रूप में जाना जाता है और तमिलनाडु का राज्य गीत है। अब हम इसके बारे में बात करें कि इस गीत को लिखा किसने, तो इस गीत को लिखा है सुंदरम पिल्लई के द्वारा लिखा गया है। और इस गीत को संगीतबद्ध किसके द्वारा किया गया है, एम स्वामीनाथन के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्योंकि आप तमिलनाडु के बारे में बात करें तो ये देखिए भारत का मैप, और भारत के बिल्कुल दक्षिण में आप जाएंगे, उत्तर में कौन है आपका, देखिए एकदम उत्तर में हमें लद्दाख दिखता है, दक्षिण में देखिए यहाँ पे तमिलनाडु दिख रहा है। तमिलनाडु जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है, चेन्नई है, जो कि हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जैसा कि हमने बताया, जो यहाँ के सीएम हैं वो कौन है, MK स्टालिन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो रविंद्र नारायण रवि जो हैं वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, अब हम कुछ लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड यहाँ से भी संबंधित प्रश्न आता है। तो तमिलनाडु में जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं फ्रेंड, वो 39 हैं। अगर हम राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करें तो वो 18 है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर्वाधिक जो सीटें हैं वो किस राज्य की हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो किस राज्य की हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितनी सीटें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में सलाहकार समिति का गठन किया गया है, अभिजीत सेन, बिमल जालान, माधुरी पुरीबच या फिर SK मोहंती। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, माधवी पूरी, यहाँ पे फ्रेंड बुच होना चाहिए था। इनकी अध्यक्षता में जो है एक समिति गठित की गई है। आइए देखते हैं किसके द्वारा किया गया है। तो ये देखिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर जिसका नाम है सेबी, तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक नियामक और प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति, देखिए ये अलर्ट यानी कि एडवाइजरी कमिटी फॉर लेवरेजिंग रेगुलेटरी एंड टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की स्थापना किया। ध्यान रखिएगा, अलर्ट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किससे संबंधित है, सेबी के संबंधित है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसका स्थापना किया गया था, इसको गठित किया गया था। और ये देखा जाए एक 7 सदस्यीय जो है अलर्ट है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, ये सेबी के पूर्वकालिक सदस्य थी जिनका नाम है माधवी पुरी बुच्चू के द्वारा जो है इसकी जो है अध्यक्षता की जा रही है। और इस समिति से जो है किस चीज़ की सिफारिश ये समिति करेगी, तो देखा जाए जितनी भी जो प्रौद्योगिकी परियोजनाएं हैं, जो भविष्य के उनके रोडमैप तैयार, उनके सुधार से संबंधित जो है ये समिति अपनी सिफारिश करेगी। और जितने भी विभिन्न आंतरिक प्रणालियों के लिए जो आवश्यकताओं की डिज़ाइन करने और तैयार करने के लिए सेबी का ये क्या करेगी, ये कमेटी मार्गदर्शन करेगी। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा प्रक्षेपित नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का नाम क्या है, नाग प्राइम, त्रिशूल प्राइम, अग्नि सुप्रीम या फिर अग्नि प्राइम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी हो जाएगा, अग्नि प्राइम है। ठीक है, ये प्राइम का बिल्कुल तो अपग्रेड वर्जन है, इसके बारे अग्नि का अपग्रेड वर्जन है। तो ये देखा जाए इसको किसके द्वारा जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है, ये DRDO रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, P यानी कि अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, अग्नि प्राइम जो है परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है और ये एक आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया, परीक्षण ये किया गया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया है इसका परीक्षण, ये किया गया है उड़ीसा तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है इसका पहले क्या नाम था। ठीक है,
इसे हम पहले किसी और नाम से जानते थे। अब इनके मतलब हमारे जो देखा जाए मिसाइल मैन या हमारे पूर्व राष्ट्रपति, इनको सम्मान देने के लिए इनके सम्मान में इस द्वीप का नाम बदल करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका पुराना नाम क्या था। ये देखिए आप यहाँ पे अग्नि प्राइम मिसाइल को देख सकते हैं। और अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में बात करें तो ये मिसाइल जो है एक नई पीढ़ी का उन्नत संस्करण है और ये देखा जाए 2 चरणों वाली कनिष्कृत मिसाइल है। और इसकी मारक क्षमता की अगर बात किया जाए तो ये 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक की इसकी मारक क्षमता है। इसके अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये मिसाइल जो है आप ट्रेन से भी लॉन्च कर सकते हैं, आप सड़क से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये देखा जाए लंबे समय तक इसको संग्रहित भी किया जा सकता है और अगर परिचालन की आवश्यकता पड़ती है तो परिचालन की आवश्यकता अनुसार इसे पूरे देश में ले जाया भी जा सकता है। ये अग्नि प्राइम मिसाइल की कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व या फिर सरिस्का टाइगर रिजर्व। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे एक इंडियन डिजर्ट कैट को देखा गया है और आप इस इंडियन डिजर्ट कैट की फ़ोटो को देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आइए इसके बारे में देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश का जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वहाँ पे पहली बार इंडियन डिजर्ट कैट को देखा गया है। अगर हम इंडियन डिजर्ट कैट के अन्य नामों की बात करें तो इसे देखा जाए एशियाटिक वाइल्ड कैट या फिर एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो इंडियन डिजर्ट कैट का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओर्नाटा जो है इस कैट का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये जो बिल्ली है, ये जो कैट है, ये देखा जाए राजस्थान के रेगिस्तान, थार रेगिस्तान की एक प्राणी है और इसे देखा जाए झाड़ीदार रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। और देखा जाए तो ये जो बिल्ली है वो पश्चिमी भारत के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसमें से कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में देखा जाए पुणे और नागपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये बिल्ली जो है पाई जाती है। ठीक है, और इसे हाल ही में भी कहाँ पे देखा गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व में देखा गया है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और आप इसकी फोटो को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अन्य नामों को भी देख लीजिए, एशियाटिक वाइल्ड कैट, एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओर्नाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस नदी पर दामोदर घाटी निगम ने लुगु पहाड़ पंप भंडारण परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है? सोन नदी पर, बोकारो नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कोसी नदी पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा, बोकारो नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, लुगु पहाड़ पंप भंडारण परियोजना। ठीक है, इसके बारे में देखा जाए तो दामोदर घाटी निगम ने झारखंड के बोकारो जिले के लुगु गांव के पास बोकारो नदी पर लगभग 1500 मेगावाट क्षमता के साथ लुगु पहाड़ पंप भंडारण परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। ठीक है, मात्र इतना सा था, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस इतना जानिए डायरेक्ट फैक्ट से ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे देखा जाए पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, बिहार। करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? असम राज्य से है। ठीक है, मनोहरी गोल्ड टी काफ़ी ये न्यूज़ में रही है, देख लीजिए इसकी ये फोटो है मनोहरी गोल्ड टी का। तो देखते चर्चा में क्यों थी मनोहरी गोल्ड टी। तो यहाँ पे जो असम में ये जो है दुर्लभ किस्म की ये चाय है मनोहरी गोल्ड टी और इसने इतिहास रच दिया। भाई कैसे इतिहास रच दिया? इसकी जो है नीलामी हुई है, इसकी जो बोली लगी है, इसकी जो कीमत लगी है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी कीमत थी इसकी। तो इसकी जो नीलामी हुई है गुवाहाटी चाय की, ये हुई है 99,999, यानी कि लगभग 1 लाख रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से इसकी नीलामी की गई, इसे बेचा गया है। और इसे देखा जाए सार्वजनिक नीलामी में चाय की अब तक की सबसे ऊंची कीमत माना जा रहा है। ठीक है, तो अब तक की सबसे ऊंची कीमत माना जा रहा है जो सार्वजनिक नीलामी हुई थी मनोहरी गोल्ड टी की, कितनी हुई? लगभग 1 लाख रुपए, यानी कि 99,999 रुपीज़ में प्रति किग्रा ये बिकी है। इसको खरीदने वाला देखिए कौन है? ये है सौरभ टी ट्रेडर्स ने जो है सबसे ऊंची बोली लगाई इस गोल्ड टी की और इसे खरीदा कितने रुपए में? इतने रुपए में। ठीक है, इस जो है मनोहरी गोल्ड टी का जो उत्पादन होता है वो असम के ऊपरी डिब्रूगढ़ जो जिला है वहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, असम की बात करते हैं तो ये देखिए असम हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला ये मैप है जिसे हम 7 सिस्टर्स कहते हैं। वहाँ पे 7 स्टेट है जिसे हम 7 सिस्टर्स से संबोधित कहते हैं, 7 बहनें, जिसमें से एक बहन कौन है? असम है। ठीक है,
असम की बात करें फ्रेंड, तो यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं, देखिए असम कितने कितने राज्यों से 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से साझा कर रहा है अपनी सीमा को, और बाकी देखा जाए तो अन्य राज्यों से। राज्यों की बात करें तो इधर से देखिए बांग्लादेश से अपनी सीमा को साझा करता है, फिर मेघालय से अपनी सीमा को साझा करता है, फिर इधर से अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम और साथ ही साथ त्रिपुरा। ठीक है, सारे जो है सिक्किम को छोड़ करके देखा जाए जितने भी जो हैं असम सभी जितने 7 सिस्टर से अपनी सीमा को साझा कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में देखा जाए भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ ये अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, असम की राजधानी फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिसपुर हमें दिख रहा है। इसके जो गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था असम का। असम के जो मुख्यमंत्री जो सीएम है उनका नाम क्या है, हेमंत बिस्वा ठीक है शर्मा जो है वो यहाँ के सीएम हैं, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जगदीश मुखी। ठीक है, यहाँ के अगर हम लोकसभा की सीटों की बात करें, ठीक है, लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 14 हैं, यानी कि 14 सीटें हैं। राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, 7 सीटें हैं। ठीक है, सीटों के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ से सिक्वेंस पूछ देता है कि कितनी सीटें हैं, मैच द फॉलोइंग प्रश्न आया था। ठीक है, इस बार, तो इसलिए हम इन सारी भी चीज़ों को साथ में इंक्लूड करते चलेंगे डेली करंट अफेयर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी विवादित मुद्दा रहा है इधर भी, तो यहाँ पे देखा जाए विश्व व्यापार संगठन WTO के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है? ब्राजील से, क्यूबा से, भारत से, सॉरी जापान से या फिर भारत से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? कोई नहीं, हमारा देश भारत से कहा गया है WTO के द्वारा कि जो आप चीनी पे सब्सिडी दे रहे हैं उसको वापस ले लीजिए। तो आइए थोड़ा सा इस मुद्दे को समझ लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन पे जाएं उससे पहले हमें मुद्दे को समझ लेना चाहिए। बात फ्रेंड यहाँ पे देखिए, WTO की जो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ WTO की बात करते हैं तो WTO की कमेटी है फ्रेंड। WTO की कमेटी क्या है, जिसका नाम है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। ठीक है, ये देखा जाए DSB जिसको हम कहेंगे, इन शॉर्ट कहेंगे DSB। ठीक है, DSB के पास 3 देश गए। ठीक है, 3 देश 2019 में गए, क्या लेकर के, एक रिपोर्ट लेकर गए, एक कंप्लेन लेकर गए। और ये 3 देश कौन थे फ्रेंड? इन 3 देशों को हम कहते हैं ब्राज़ील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको हम बैक कह सकते हैं। तो ये ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला जो है वो DSB जो कि बॉडी है किसकी, WTO की कमेटी है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, उसके पास कंप्लेन लेके गए। कंप्लेन क्या थी कि इंडिया है वो अपने जो शुगर सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ वो काफ़ी ज़्यादा दे रहा है, जो कि क्या है WTO के नियमों के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है, जो कि नियमों का उल्लंघन है। DSB ने क्या किया, DSB ने जांच बैठाई और देखा कि क्या और ये देखा कि क्या सच में जो इन तीनों देशों ने कंप्लेन किया है इंडिया के अगेंस्ट वो क्या सही है, क्या इंडिया सच में ऐसा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो DSB ने पाया कि जी हाँ भाई, इंडिया ऐसा कर रहा है, इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। यानी कि इंडिया जब उसने जांच बैठाई तो उसने पाया कि इंडिया ने वर्ष 2014 से लेकर के 2014-15 से लेकर के 2018-19 20 के बीच में इंडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब जितना एक सब्सिडी है वो काफ़ी ज़्यादा दिया है। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर इंडिया ने कहा कि इंडिया जो है इस बात से इनकार किया, हालांकि इंडिया इस बात से एग्री नहीं कर रहा है। उसने अपने जवाब में कहा भी कि और ये भी बात बोला कि हम इस केस को क्या करेंगे, हम आगे ले जाएंगे। तो DSB ने बोला कि हमारे पास जो कंप्लेन आई है इन 3 देशों की, इस कंप्लेन के आधार पे जो जांच देखा गया, जो किया गया, इसमें पाया गया कि हाँ इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी या फिर ज़रूरत से ज़्यादा जो है सब्सिडी दे रहा है, उन अपने शुगर सेक्टर्स को सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। और इस वजह से इंडिया को यहाँ की DSB बॉडी ने 120 दिनों का, ध्यान रखिएगा 120 डेज, ध्यान रखिएगा 120 दिनों का टाइम दिया है और कहा है कि जो वो एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ जो इंडिया दे रहा है उसको हटा ले, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दी जा रही है वो WTO के रूल्स को क्या कर रही है, वायलेट कर रही है, उसका उल्लंघन कर रही है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कैसा उल्लंघन भाई, किस तरीके से उल्लंघन, क्योंकि आपको उल्लंघन भी पता चलना चाहिए। तो देखिए WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग एक डीमिनिमाइज, देखिएगा ये वर्ड याद रखिएगा, डीमिनिमाइज लेवल होता है। ठीक है, डीमिनिमाइज लेवल क्या होता है, 10%। ठीक है, 10% से तक अगर सब्सिडीज़ जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10% से अगर ज़्यादा सब्सिडीज़ अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को प्रोवाइड किया तो ये क्या है, डीमिनिमाइज लेवल का उल्लंघन है। आप बियॉन्ड जाकर के डीमिनिमाइज लेवल के बियॉन्ड जाकर के जो सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है, WTO के रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन इंडिया जो है
चूँकि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है, जब जांच हुई तो उसने पाया कि इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है वो इस लेवल से बियॉन्ड जाकर के कर रहा है, यानी कि वो 10% से ज़्यादा जो है अपने शुगर सेक्टर्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहा है, जो कि WTO का एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड द एग्रीमेंट ऑफ सब्सिडीज़ एंड कंट्री वैलिंग मेजर्स का उल्लंघन है। तो इस आधार पर तीनों देशों ने जो कि कंप्लेन किया था इंडिया के अगेंस्ट, और इंडिया के अगेंस्ट जब कंप्लेन किया गया तो इंडिया इस केस को हार गया, क्योंकि WTO की बॉडी ने पाया कि हाँ भाई इंडिया ऐसा कर रहा है। तो इंडिया ने चूंकि अपना जवाब दिया है, इंडिया ने बोला कि जो ये सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जा रही है वो हम नहीं, यानी कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, वो जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो कर रही हैं। लेकिन पैनल ने बोला कि सपोर्ट तो किया जा रहा है आपकी कंट्री में, चाहे आप कर रहे हो चाहे आपकी प्राइवेट पार्टीज कर रही हो, लेकिन किया जा रहा है और आपको 120 दिन तक का दिन दिया गया है, यानी कि 4 महीने का दिन दिया गया है। आप इस सब्सिडीज़ को वापस लीजिए, जो आप एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दे रहे हैं उसको वापस लीजिए। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, इंडिया का स्टेप क्या होता है। इंडिया ने बोला है कि वो इस बात को और आगे लेके जाएगा। अभी चूंकि ये जो बात की गई है इंडिया पे, अभी वो चीज़ क्या हुई है, अपील जो वो किया गया है वो अभी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं हुआ है। तो देखा जाए WTO ने ही भारत चीनी निर्यात की सब्सिडी पर विवाद निपटान पैनल के साथ विवाद हार गया है भारत। और विवाद निपटान पैनल में देखा जाए कौन कौन था, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ग्वाटेमाला के द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई थी और ये शिकायत भारत के खिलाफ थी, और इसी के खिलाफ जो है फैसला सुनाते हुए WTO ने भारत को सब्सिडी हटाने के लिए कहा है शुगर सेक्टर से। जो एक्स्ट्रा सब्सिडीज़ दी जा रही है कितने दिनों में, 120 दिनों में, ठीक है, डी मिनिमाइज लेवल, यानी कि 10% भी आपको पता होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। हालांकि ये जो फैसला आया है वो अभी तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ने क्या किया है, जो ये रिपोर्ट आई है, जो ये फैसला हुआ है, इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील दायर करेगा इंडिया। और इसी बात में कहा गया है कि इंडिया ने 2014 से 15 से 2018-19 में लगातार 5 चीनी मौसमों के लिए भारत ने गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन के कुल मूल्यों के अनुमत 10% के स्तर से अधिक गैर छूट उत्पाद विशिष्ट घरेलू समर्थन, यानी कि नॉन एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट स्पेसिफिक डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें देखा जाए तो इस प्रकार निपटान पैनल की रिपोर्ट में पाया गया कि भारत कृषि समझौते के अनुच्छेद 7(2)(b) के तहत प्रदान किए गए अपने दायित्व के साथ असंगत रूप से कार्य कर रहा है, यानी कि उल्लंघन कर रहा है, जैसा कि हमने आपको सारी स्टोरी बताई। ठीक है, WTO जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। WTO जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। WTO का हेडक्वार्टर फ्रेंड कहाँ पे, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WTO का हेडक्वार्टर है। और इसकी जो स्थापना की गई थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, गेट के स्थान पे की गई थी। ठीक है, गेट जिसका स्थापना हुई थी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गेट की स्थापना की गई थी 1947 में की गई थी। गेट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसी के स्थान पे 1995 में WTO आता है। ठीक है, और WTO के अगर हम महानिदेशक की बात करते हैं तो ये देखिए महानिदेशक वर्तमान में है, जिनका नाम क्या है, ये नाइजीरिया की हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस बार आया था PCS में, तो नाइजीरिया की हैं, जिनका नाम है एंगोजी। ठीक है, एंगोजी ओकोंजो इवेला। ठीक है, ये इस समय वर्तमान में WTO की महानिदेशक हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ WTO के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी है। WTO के जो महानिदेशक का पद है उस पर नियुक्त होने वाली ये पहली महिला भी हैं, इसलिए प्रश्न भी आ चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है? भारत ने, ऑस्ट्रेलिया ने, श्रीलंका ने, मालदीव ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, भारत ने किया है। ठीक है, माफ़ करिएगा, यहाँ पे मार्क हमें क्या, यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा किया गया 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो भारत के जो विदेश मंत्रालय ने विश्व मामले की भारतीय परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, यहाँ पे वर्ल्ड होना चाहिए था, वर्ल्ड अफेयर्स के साथ 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की है। इस संवाद की जो थीम थी इस वर्ष की क्या थी, लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन मेंबर्स स्टेट, जो है इस वर्ष की थीम थी। इस सम्मेलन में जितने भी प्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों ने, जिन लोगों ने भाग लिया इस सम्मेलन में, उनके बीच जो संभावना जिस पे चर्चा की गई थी वो क्या क्या था, स्वास्थ्य था, शिक्षा था, व्यापार था, विकास, इन सब जो सेक्टर्स में एक दूसरे को सहयोग करने की जो संभावना है इस पर चर्चा किया गया था, जो इस संवाद में सम्मिलित जो प्रतिनिधि थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न में चलते हैं। लास्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने
असम को कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने में दृढ़ समझौता किया है? विश्व बैंक ने, एशियाई विकास बैंक ने, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने या फिर विश्व व्यापार संगठन ने? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक का समझौता हुआ है असम के द्वारा वहां पे जो है विश्व कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने का। तो यहाँ पे देखा जाए जो एशियाई विकास बैंक है और जो असम कौशल विकास मिशन ने मंगलदोई में एक विश्वविद्यालय के विकास के लिए एक दृढ़ समझौता किया है और परियोजना की जो अनुमति लागत कितनी है वो है 140 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से देखिए राज्य भी योगदान देगा। कितना प्रतिशत जो है वो 20% जो है वो राज्य का योगदान जो है इसमें शामिल होगा 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर में। ठीक है, यहाँ पे देखें जो एशियाई विकास बैंक के जो निदेशक हैं जिनका नाम है ताकेऊ कोनिशी और असम कौशल विकास मिशन के जो निदेशक हैं आदिल खां के बीच में ये ऋण समझौता हुआ है। ठीक है, और यहाँ के जो इस ऋण समझौते के दौरान देखा जाए जो विश्वविद्यालय स्थापना के माध्यम से जो एडीबी है वो असम में कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किया है। इस परियोजना का पूरा होने का माना जा रहा है वर्ष 2027 तक जो है ये परियोजना पूरी होने की उम्मीद मानी जा रही है। ठीक है, एडीबी की बात करें फ्रेंड तो एडीबी जिसकी स्थापना कब हुई थी ध्यान रखिएगा, ये हमें पता होना चाहिए। बार बार मैं बताती हूँ क्योंकि प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बन जाते हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें फ्रेंड तो इसका हेडक्वार्टर है मंडलू योंग जो कि कहाँ पे है? मनीला में है। मनीला किसकी राजधानी है फ्रेंड? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ठीक है, और यहाँ के जो एडीबी के मेंबर्स कितने हैं? 68 है, माफ़ करिएगा 68 हैं, जिसमें से देखा जाए 49 जो है वो एशियाई मेंबर हैं और जो 19 हैं जो है वो बाहरी सदस्य हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर के अध्यक्ष देखिए इस समय जापान के मामात्सुको असाकावा। ठीक है, मामात्सुको असाकावा जो है जिनकी आप फोटो यहाँ पे देख रहे हैं ये इस समय यहाँ के अध्यक्ष हैं जो कि जापान से। ठीक है, तो ये था हमारा 10 MCQ। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी WTO का जो इस समय विवाद चल रहा है भारत का अन्य 3 बैग के साथ हम लोगों ने उसके बारे में ठीक से समझा। ठीक है, उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा कि पेरिस ओलंपिक होने वाला 2024 में किस नदी के किनारे, हमने सीन नदी देखा। हमने देखा जो तमिलनाडु का राष्ट्रगीत को लेकर के जो है राज्य गीत को लेकर के जो बातें चल रही वो देखा। सेबी से संबंधित जो है एक कमेटी गठित की गई वो देखा। अग्नि प्राइम की चीज़ों को देखा। अग्नि का जो नया वर्जन है अग्नि प्राइम देखा। पन्ना टाइगर रिजर्व में जो कैट पाई गई है पन्ना टाइगर रिजर्व में वो देखा। बोकारो नदी समझा और फिर साथ ही साथ हम लोगों ने देखा मनोहरी गोल्ड टी के बारे में समझा। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक पे हम लोगों ने अपने MCQ को समाप्त किया। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि 100% व्यस्त आबादी का पूर्ण कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया। कौन बन गया है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बन गया है। आप मुझे बताइए कि पहला राज्य कौन सा बना था दोनों जो है वैक्सीनेशन कराने वाला 100% जो है वयस्क आबादी को, ठीक है, दोनों डोज देने वाला कौन सा राज्य पहला है? फ्रांसीसी सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान सीजर डी होनोर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे किया जाएगा? कैट ब्लैंचेट को किया जाएगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। गुलाबी गेंद से खेले जाने वाले डे नाइट टेस्ट मैच में 50 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। कौन बने हैं? मिशेल स्टार्क बने हैं ऑस्ट्रेलिया के। आप इनके यहाँ पे तस्वीर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया गया। कब मनाया गया? 20 दिसंबर को मनाया गया। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय शटलर बने हैं किदाम्बी श्रीकांत बने हैं। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किससे बनाया है? ऋषभ पंत को बनाया है। यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 2021-22 के लिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया है। किसे चुना गया है? मोहित जैन को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र द्वारा सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है? 20 से लेकर 26 दिसंबर के दौरान मनाया जा रहा है। सुशासन सप्ताह चल रहा है ये, और इस सप्ताह की जो है थीम है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, थीम याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सिस बैंक बोर्ड ने अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। किसे किया है? आशीष कोरेचा को नियुक्त किया है। ठीक है, और अंतिम हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे है कि हुंडई मोटर कंपनी ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाली हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। किसे किया है? अंशु किम को। ठीक है, अनसु किम को किया है। ठीक है, ये था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आ जाते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें पहला स्पेशल है कि पुस्तक है जिसका नाम है अमॉन्ग हु ट्रांसफॉर्म
उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। शांतनु गुप्ता के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, द मॉन्क हू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा आधारभूत साक्षरता सूचकांक, फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021। बच्चों की साक्षरता दर की सूची में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा है फ्रेंड? 8वां रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी, जो कि कितनी लंबी है? 16 फुट 6 इंच की है। इसको बनाने का रिकॉर्ड किसका है? तो उत्तर प्रदेश का शहर है पीलीभीत शहर, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, वहां पे एशियन रोइंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के निवासी अरविंद सिंह ने पदक जीता। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता। और लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण में आरक्षण देने का फैसला किया। कितना किया? 30% का किया। ठीक है, तो इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ। साथ ही साथ हम लोगों ने 10 फैक्ट्स एवरीडे और 5 हमने क्या देखा? उत्तर प्रदेश स्पेशल। ठीक है, बाकी हमने आपसे कुछ प्रश्न किया, मुझे उम्मीद है आप आंसर करोगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।